आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडालब के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो हमारा DEEL+B एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम पेडागॉजी एंड CDP से रिलेटेड वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जिनकी कहीं ना कहीं DEEL+B एग्ज़ाम और अदर टीचिंग एग्ज़ाम में आने की संभावना है। लेकिन मेजर हमारा जो फोकस है वो DEEL+B एग्ज़ाम को लेकर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारी आप डेली क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम पेडागॉजी एंड CDP से रिलेटेड क्वेश्चनों को कराते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर पेडा क्विज नाम से ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली रात को 10 बजे क्विज कंडक्ट कराते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा यही सजेशन है कि आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करिए और बाद में वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल मेथड इन टीचिंग का पारंपरिक मॉडल कौन सा है? क्या वो कंस्ट्रक्टिव मॉडल है, जग एंड मग मॉडल है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? आई होप कि आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर है जग एंड मग मॉडल। जग एंड मग मॉडल हमारा पारंपरिक मॉडल इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले ज़माने से माना जाता है कि टीचर एक जग के समान है, जिसमें पहले ही से कहीं ना कहीं नॉलेज भरी पड़ी है, और जो स्टूडेंट या चाइल्ड है वो एक खाली मग के समान है, जिसमें जग के द्वारा ही नॉलेज को डाला जाएगा। ये था हमारा जग एंड मग मॉडल। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ? वुडवर्थ के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वुडवर्थ ने इनमें से क्या माना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता, H फॉर यहाँ हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता है, और E का मतलब इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से। तो वुडवर्थ ने अपने कथनों में किस चीज़ को माना है? हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपस में जुड़े हैं, हेरिडिटी इन्वायरमेंट एंड टाइम, सीड एंड लैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो वुडवर्थ का ये मानना था कि जो विकास या डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अन्योन्य क्रिया का ही परिणाम है, और ये अन्योन्य क्रिया प्लस में ना होकर ये मल्टीप्लाई में होती है। तो इसलिए वुडवर्थ के अनुसार इसका पहला वाला ऑप्शन जो H मल्टीप्लाई बाई E है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड स्टडीज? बाल विकास के अध्ययन के पिता हम किसे मानते हैं? पेस्टालॉजी को, थॉर्नडाइक को, स्टैनले हॉल को या पियाजे को? तो यहाँ जो बाल विकास के अध्ययन के पिता माना जाता है वो माना जाता है स्टैनले हॉल को, जिनका आपने एक फेमस कथन जरूर ही सुना होगा कि किशोरावस्था तूफान, संकट या तनाव की अवस्था है। तो इन्हीं ने सबसे ज़्यादा काम बाल विकास पर किया है, और मेजरली इनका काम जो है एडोलसेंस का फेमस हुआ है। पियाजे हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अपना काम रखते हैं। थॉर्नडाइक को आप ट्रायल एंड एरर के नाम से आते हैं। बेशक ट्रायल एंड एरर आपको आगे चल के पता चलाएगा कि ये पियाजे ने भी इसको फॉलो किया है कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी में। अगले क्वेश्चन है कि 3 मेजर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं? क्या वो फिजिकल कॉग्निटिव साइको सोशल है, कॉग्निटिव इमोशनल सोशल है, फिजिकल इमोशनल या स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कॉग्निटिव या इमोशनल है? तो इसका अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कहीं भी अभी तक चाइल्ड डेवलपमेंट में स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करी गई। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन पहले ही कट हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉग्निटिव बिल्कुल इस पे बात करी गई है, और सोशल और इमोशनल इन दोनों को लेकर एक बना दिया गया जो है साइको सोशल और फिजिकल। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब पूछा जाता है कि व्हेन ग्रोथ स्टॉप, मतलब वृद्धि कब रुक जाती है? बचपन में ही रुक जाती है, आफ्टर मेच्योरिटी, या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये वृद्धि का, या जन्म के बाद रुक जाती है? तो हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन 2 बातों में रहती है, एक तो है डेवलपमेंट और एक है ग्रोथ। तो आज इसको समझते हैं हम कि आखिर इनमें क्या फ़र्क है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट मतलब विकास आपका कंटिन्यू होता ही रहता है, लेकिन जो वृद्धि ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकली चीज़ों को देखते हुए बात रखी गई है, और ये फिजिकली ग्रोथ एक समय के आने के बाद रुक जाती है। तो इसको हम कहेंगे कि परिपक्वता आने पर, या पूर्ण रूप से जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी वर्ड स्पीक अ 1 ईयर चाइल्ड। 1 साल का बच्चा कितने शब्दों को बोल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस में सभी की भागीदारी ज़रूरी है। तो जो 1 साल का बच्चा है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप NIOS की बुक को चेक कर सकते हैं। उसमें 506 ब्लॉक में यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। इन विच मंथ चाइल्ड स्टार्ट क्रॉलिंग। किस महीने में जो बच्चा है वो क्रॉलिंग, मतलब क्रॉलिंग इन द सेंस कि घुटनों के भर चलना स्टार्ट कर देता है। तो यह 7 से 10 महीने का जो बच्चा है वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम, जो बाल विकास है वो कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करता है चीज़ों का। इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, कंसेप्शन टू इन्फेंसी, कंसेप्शन टू अडल्टहुड, कंसेप्शन टू एडोलसेंस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ एक वर्ड का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ। कंसेप्शन मतलब है जो महिला जब बच्चे को कंसीव करती है उस पीरियड को कंसेप्शन बोला गया है। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी स्टडी हम कंसेप्शन टू अडल्टहुड एडोलसेंस तक करते हैं। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ क्लीन स्लेट ऑन विच सोसाइटी कैन राइट वॉट एवर इट वॉन्ट्स, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। इसका मतलब है कि जो बच्चे का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट के समान है जिस पर समाज जो चाहे वो लिख सकता है। अब आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है, वॉटसन का है, विलियम जेम्स का है, विलियम वुंड का है या जॉन लॉक का है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कथन है वो कहीं ना कहीं जॉन लॉक के लिए फेमस है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा एक बर्ड चला गया था। बर्ड था जो था तबला रासा, अगर आपने सुना होगा तबला रासा। इस बर्ड का मतलब ही ये था कि इन्होंने माना है कि बच्चे का दिमाग एक कोरी पटिया के समान है जिस पर हम ही लिखेंगे तभी बच्चे का विकास होगा। देखिए अभी मैंने तबला रासा बताया और आगे का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि द लर्नर एज अ तबला रासा इज अ प्रिजम्पशन इन, मतलब ये तबला रासा जो बर्ड है या जॉन लॉक हैं वो किस बाद के मनोवैज्ञानिक थे, मतलब किस बाद से किस इज्म से इनको जोड़ा जा सकता है। कॉग्निटिज्म या गेस्टोल्ट थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म। तो आप बताएंगे कि जॉन लॉक या तबला रासा जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म से या व्यवहारवाद से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिटिकल पीरियड ऑफ अ चाइल्ड टू लर्न अ लैंग्वेज, मतलब बच्चे का भाषा सीखने का महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है। तो जो बच्चा है वो उसके भाषा सीखने का महत्वपूर्ण काल माना गया है 2 से 14 वर्ष। स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं DSSP का ट्रेंड बन गया है पूछना। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कर ही दी जाए जब हम उसी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि स्टेटम बन कहता है कि नवजात शिशु या इन्फेंट की हाइट 49 to 51 सेंटीमीटर होती है। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट 2 कहता है कि नवजात शिशु की लेंथ 19 से 21 इंच होती है। तो आपको बताना है पहला सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट और बोथ इनकरेक्ट। तो यहाँ देखने की बात यह है कि इसमें आपका स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट नहीं है, इसके पीछे का रीजन है कि जो इन्फेंट होता है, मतलब जो बेबी होता है छोटा सा, वो उसकी कभी भी हाइट होती ही नहीं है। उसकी हमेशा लेंथ मेजर करी जाती है। क्या करी जाती है? लेंथ मेजर। क्यों करी जाती है? क्योंकि हाइट हमेशा आप किसी भी खड़े पर्सन की मेजर करते हैं, ठीक है। और इन्फेंट जो नवजात शिशु होता है वो कभी भी खड़ा हो ही नहीं सकता, उसको आप लेटा हमेशा गोदी में लिए रहती हैं। जो माएँ होती हैं वो बच्चे को गोदी में लिए रहती हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं लेंथ को मेजर किया जाता है। बेशक यहाँ लेंथ उसकी 49 to 51 सेंटीमीटर होती है, ये इसका जो फैक्ट है वो सही है, बट यहाँ जो एक वर्ड है हाइट, ये इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो आप आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बताना है कि जनन कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। अब मैं अपना आंसर देता हूँ। इसका आंसर वो है एन, फर्स्ट वाला।
अब हो सकता है कि कुछ लोगों का आंसर आ रहा हो 2n, तो यहाँ 2n क्यों नहीं हो सकता ये देखेंगे। आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो की संख्या 46 होती है और वो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, इतना तो आप हम सभी को पता है। अब 23 जोड़ी में मेल और फीमेल 2 पार्ट आएंगे, बिल्कुल सही, एक तो होगा मेल एक होगा फीमेल, तो मेल में भी 23 होंगे और फीमेल में भी 23 होंगे, तभी तो इन्हें जोड़ी मिला के हम 23 जोड़ी बोलते हैं। तो जो जनन कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 23 मानी जाएगी, 23 मेल के 23 फीमेल के। अगर आप इनको 2n कर देंगे तो इन दोनों को मिला के आप बता रहे हैं इसका मतलब। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डाउन सिंड्रोम में किस जोड़े पर ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का यहाँ अगर मैं मतलब बता दूं कि नॉर्मली आपने पढ़ा है कि हर जोड़े पर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, या ट्राइसोमी मतलब इसमें 3 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इसे ट्राइसोमी बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें जोड़े की ट्राइसोमी में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसको होता है, ओनली मेल को, ओनली फीमेल को, दोनों को या बच्चे को। तो जो टर्नर सिंड्रोम है वो कहीं ना कहीं ओनली फीमेल। अब यहाँ बच्चे को तो होगा लेकिन बच्चे में आपका बॉय भी आएगा और आपकी गर्ल भी आएगी, इसलिए यहाँ चाइल्ड लगाना इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना ओनली फीमेल है, क्योंकि हमेशा ओनली फीमेल को ही टर्नर सिंड्रोम होता है। तो ये थे आपके 15 DSSB एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने में मज़ा आया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए